महत्वपूर्ण होगा कि जब 11 बजे वित्त मंत्री आते हैं तो किस तरह से ये बजट सामने आता है। पंकज मिश्रा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूदगी है। पंकज जी, जिस तरह से आज ये बजट, और जैसा कि कमलेश भी कह रहे थे, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मोदी 3.0 की अगर आप बात करें तो ये पहला पूर्णकालीन बजट होगा। इसमें क्या कुछ खास हो सकता है, और खास करके जो टैक्स जिसकी बात हो रही है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, ये पूर्णकालीन बजट होगा सरकार के आने के बाद, तो मध्यकालीन जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो ज्यादा ही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, और होना भी चाहिए। बिल्कुल। कि देखिए, जैसे सैलरी का इनकम है, सैलरी है और हाउस प्रॉपर्टी है, और उनके डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पे जो उनको आमदनी होती है, आमदनी पॉकेट में पैसा ज्यादा रहेगा तभी सामने जो आपका इन्वेस्टर है वो ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा। सबसे मुद्दे की बात यही है। और जैसे जो टैक्स का बर्डन है, जो टैक्स का बर्डन, जितने आम लोगों के ऊपर जो बर्डन बढ़ता जा रहा है, उस बर्डन को इस बार मुझे लग रहा है कि जो सरकार है वो उस बर्डन थोड़ा कम करेगी। और जहां तक एग्जम्पशन लिमिट की सवाल है, जैसे कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स बिलो द एग्जम्पशन लिमिट है, वो उसको इंक्रीज करेंगे। जैसे अभी 2 रिजिम में आपका टैक्स लगता है, एक ओल्ड रिजिम, एक न्यू रिजिम। ओल्ड रिजिम में आप देखेंगे तो वो 5 लाख तक की लिमिट है, तो हो सकता है कि वो 5 लाख की लिमिट को थोड़ा सा ओल्ड रिजिम में भी इंक्रीज करें, और इधर न्यू रिजिम में भी थोड़ा इंक्रीज करें। और उधर स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मान लीजिए 50,000 पे जाके स्टेबल कर दिया था इन्होंने। ये इस बार 75,000 के आसपास जाने का उम्मीद है। सेक्शन 80C की बात करते हैं, जहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात होती है, तो आपने देखा होगा कि काफी दिनों से 1.5 लाख रुपए का प्रोविजन एज इट इज चला जा रहा है। बिल्कुल। तो आम जो जनता है वो ये कह रही है कि सर, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस अलग है, लाइफ इंश्योरेंस अलग है, और बाकी पेरेंट्स के इंश्योरेंस अलग है, तो वहां पे आप उसको या तो सेग्रीगेट करिए या फिर उसमें कहीं हमें इस तरीके से बेनिफिट दीजिए कि हम जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका पूरा हमारे को बेनिफिट मिल जाए। लाइक वो काफी दिनों से 25,000, 35,000, 50,000 का ये एक लिमिट आ रहा है फॉर सेल्फ, फॉर योर पेरेंट्स, इफ योर पेरेंट इज सीनियर सिटीजन इन दैट सर्कमस्टांसेस। तो अब उसको ये चाह रहे हैं कि जी कम से कम 50,000 और 1 लाख के दायरे में लाके कहीं पे हम उसको स्टेबल करें। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ते हो स्लैब में, तो एक हाउस प्रॉपर्टी है जो आप, हर बंदा चाहता है कि यार उसका घर बने, और वो घर कैसे बने जी, मार्केट से लोन लेगा, लोन लेके उसका ईएमआई पे करेगा, ईएमआई पे करने के दौरान उसको ब्याज का बर्डन भी रहता है, इंटरेस्ट भी उसको पे करना है, और सैलरी तो एक ही है, एक ही सैलरी में उसे सारा काम करना है। जब उसको ब्याज पे करना है तो उस ब्याज का छूट कहीं ना कहीं तो उसको मिलना चाहिए ना। तो 24B इनकम टैक्स में प्रावधान है, सेक्शन है एक 24B, वहां पे पहले डिडक्शन था कि जितना आप क्लेम करते थे, इंटरेस्ट जितना एक्चुअल पे करते थे, उसका पूरा बेनिफिट हमें मिल जाता था। लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ सम अमेंडमेंट इन द लॉ, इन्होंने क्या हुआ कि फिर आपकी एक इन्होंने कैप रख दिया उसके ऊपर कि 2 लाख से ज्यादा का आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहां पे भी ये लोग चाह रहे हैं कि अगर हम एक्चुअल इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हैं तो हमें कम से कम एक्चुअल इंटरेस्ट जो मेरा गया है उसका आप बेनिफिट हमारे को अलाउ करें। अदरवाइज इनकम जिसकी जितनी है उस इनकम पे एक स्लैब आप बना दें, उस स्लैब के अकॉर्डिंगली आप इंटरेस्ट का छूट भी लोगों को देना शुरू करिए। उसके अलावा जब आप देखते हैं इंडस्ट्री की तरफ अगर हम बढ़ें, और इंडस्ट्री की तरफ अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, आपका एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो गया, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री हो गया, इन सबों में आप देखोगे तो जो कॉस्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट जो है, वो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट में गवर्नमेंट को चाहिए कुछ और इंसेंटिव मिले। इंसेंटिव कैसे मिलेगा? मान लो सैलरी कैसे इंक्रीज होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी बढ़नी है तो सैलरी बढ़ने के लिए जरूरी है कि भाई कंपनी के ऊपर कॉस्ट बर्डन कम होगा। अगर कंपनी के ऊपर कॉस्ट बर्डन कम होगा तभी वो अपने एम्प्लॉय को ज्यादा इंसेंटिवाइज कर पाएंगे। यानी पंकज जी, आसान शब्दों में अगर हम समझे तो आपने जिस तरह से ये पूरा विश्लेषण किया, इसका मतलब ये है कि जो नया टैक्स रिजीम है लोग उसको ज्यादा अपनाएं, जो पुराना है डॉक्यूमेंट्स का जो झंझट है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसीलिए देखिए, डॉक्यूमेंट एक अलग सेगमेंट है। डॉक्यूमेंट तो आप कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली आपके पास होगा ही होगा, आइदर इन फिजिकल शेप और इन ऑन योर डिजिटल शेप, वो होना ही है। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक है, गवर्नमेंट का जो मोटिव था पिछली बार जो हमने देखा था, वो चाह रहे कि जी अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, सपोज करो कोई इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लेता है तो उसकी पॉकेट में पैसा ज्यादा बचता है, राइट? तो वो चाह रहे हैं कि अगर आपके पॉकेट में ज्यादा पैसा बचेगा तो आप अपने लिए ज्यादा खर्चा कर पाओगे। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बहुत जरूरी है
कि अगर आज आप अपने लिए इन्वेस्ट नहीं करोगे, अपने लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं ध्यान दोगे, अपने फैमिली के लिए नहीं आप इंश्योरेंस लोगे, तो आने वाले टाइम में जब कोई अनफॉर्चूनेट सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है तो उस टाइम में आप अपने आने वाले उस अनफॉर्चूनेट एक्सपेंडिचर को कैसे मीट आउट करोगे इफ यू आर नॉट हैविंग एनी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट। ये बहुत जरूरी है कि वहां पे भी, जैसे कि इन्होंने कहा जी हम आपको 7 लाख रुपए तक हम छोड़ देंगे, आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। लेकिन साथ में मैं यहाँ पे एक स्कोप गवर्नमेंट के पास ये बनता है कि आप हमारे को छूट दीजिए, आप बोलिए आप इन्वेस्टमेंट करिए, 7 लाख के अलावा हम आपको डिडक्शन दे देंगे। जो 80C है, 80D है, 80DD है, इस सब में वो बेनिफिट देने की बात यहाँ पे भी कर सकते हैं। सिमिलरली जो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात जो मैंने पहले भी बताई आपको, वो भी इंक्रीज करेंगे। और रिबेट वाला जो पोर्शन है सेक्शन 87A में जो टैक्स रिबेट जाता है, हो सकता है गवर्नमेंट उधर से स्लैब में ना इंक्रीज करके टैक्स रिबेट थोड़ा सा, ठीक है। यही से फिर वापस आएंगे आपके पास। खुशबू भी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। खुशबू देखिए, लगातार हम बातें कर रहे हैं और जो कयास है हम वही लगा सकते हैं। फाइनली जब 11 बजे बजट पास होगा तभी पता चलेगा कि हुआ क्या है, लेकिन क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आपकी लगातार मौजूदगी रही है, ऐसे में जब आपने लोगों से बात की तो उनका फोकस किस तरफ सबसे ज्यादा था, वो क्या चाहते हैं अपने लिए इस बजट में? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती जो है सरकार के सामने, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल स्लो है, ऐसे में लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पैसे पहुंचाना है जिससे कि एक फ्लो आए, जो पैसों का फ्लो है लोगों तक पहुंचे। और मार्केट में क्योंकि इसकी वजह से जो लिक्विडिटी रुकी हुई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पैसे कम है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्लो होती जा रही है इकोनॉमी। तो जो भी अभी फिलहाल फोकस है सरकार का, वो फोकस रखेगी कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पैसे दिए, चाहे वो ब्याज दरों में छूट के माध्यम से हो, या फिर टैक्सेशन में छूट दिया जाए, या फिर जो महंगाई दर है उसमें थोड़ी कटौती की जाए। तमाम कोशिशें करेगी। और एक अनुमान भी लगाया जा रहा है, क्योंकि CII की जो सरकार को जो एक बातचीत होती है, एक निर्देश दिया जाता है, एक कहा जा सकता है कि उनके द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है कि इन चीजों पे, इन सेक्टरों चीजों पे आप छूट दीजिए, तो ताकि उन सारी चीजों से कई बड़े जो अभी फिलहाल के बजट में देखे जा सकते हैं, वो होगा। एक तो सबसे बड़ा टैक्स पेयर्स के लिए राहत की बात कही जा रही है, सबसे बड़ी बात कही जा रही है, क्योंकि टैक्स पेयर्स एक बड़ा तबका है, मध्यम वर्ग, एक बड़ा पूरी जो GDP है उसको चलाने में बड़ा योगदान होता है। तो उनके जो बात चल रही है कि टैक्स स्लैब बढ़ाने की 7 लाख से 10 लाख हो सकती है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें कटौती की जा सकती है, होम लोन्स में छूट देने की बात चल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि होम लोन्स में भी जो मेट्रो सिटीज हैं और जो ग्रामीण एरिया हैं, दोनों में हालांकि अलग अलग रखा जाएगा पैमाना, लेकिन उनमें भी छूट की बात हो रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो पेट्रोलियम की बात चल रही है, उसमें भी जो कच्चा तेल आयात होता है उसमें थोड़ी सी छूट की वजह से हो सकता है कि फ्यूल और जो LPG वगैरह है वो सस्ता हो। उसके अलावा जो मोबाइल फोन्स हैं उनके सस्ते होने की बात की जा रही है। शिक्षा पे देखा जाएगा इस बार की, एक हो सकता है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट देखा जाए, और स्वास्थ्य पे भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट देखा जाए। अपना सेक्टर जिसका है वो अपनी अपनी उम्मीदें लगाए बैठा है, और अब देखना यही है कि किस सेक्टर को क्या कुछ आज मिलता है। लेकिन जो चुनौतियां हम पंकज जी देख रहे हैं कि उन चुनौतियों में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस साल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मैंने कई ऐसे जो छोटे बिजनेस हैं उन लोगों को सुना, या फिर हिमाचल में जो सेब का कारोबार करते हैं उन लोगों ने भी कहा कि ये साल जो है इतना अच्छा नहीं रहा, एक्सपोर्ट नहीं हो पाया और बिजनेस काफी ज्यादा जो है वो ठप पड़ता हुआ नजर आया। तो इस चुनौती से उबरने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, किस तरह का वो उपाय जो है अपनाने की कोशिश यहां पर होनी चाहिए, ताकि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अगर इसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये डेवलपिंग हम नेशन की जब बात करते हैं तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन आप एक चीज को ध्यान से समझो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन को रियलाइज करना, कौन खरीदेगा उसको, उसके जो कंज्यूमर हैं वही एंड यूजर ही उसको यूज करेंगे ना। तो उसको एंड यूजर को यूज करने के लिए और उनसे रिलेटेड जो इंसिडेंटल इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज को जो MSME के जो वेरियस इंसेंटिव्स हैं, जैसे कि मिलना, अगर कोई MSME जो फाइनेंशियल क्रंच है, वर्किंग कैपिटल की जिसको प्रॉब्लम है,
अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करता है कि जी हमारे को फंड दो और हम उसको एज पर दी एमएसएमई स्कीम्स आप हमारे को फंडिंग करिए, तो इतने सारे लैंडिंग नॉर्म्स वहां पे आ जाते हैं इंडस्ट्रीज को, जो बैंकिंग जो है वो वहां पे वो उस चीज को उनको रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल नहीं कर पाती है, और जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल कहीं ना कहीं हैम्पर होता है उनका। उसकी वजह से क्या है कि जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, जो एक रिसीवेबल साइकिल होता है हर इंडस्ट्री का, जैसे कि आप माल बेचोगे आपको पैसा मिलेगा, माल बेचोगे पैसा मिलेगा, फिर आप माल खरीदोगे। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल होता है। अगर ये सर्कल सही से पूरा नहीं होता है किसी भी इंडस्ट्री में, तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंच में पहुंच जाती है। और जैसे अगर वो देरी होगी, जैसे कि माल खरीदा ही नहीं तो प्रोडक्शन कहां से होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो अल्टीमेट कंज्यूमर उसको नहीं खरीद पाएगा, अगर वो खरीद नहीं पाएगा तो फिर बाहर उसको एक्सपोर्ट कैसे करेगा। ठीक है सर, यहीं से वापस फिर बात करेंगे इस बारे में, लेकिन ग्राउंड जीरो पर भी क्योंकि हमारे तमाम सहयोगियों की मौजूदगी है, हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हमारे साथ मुंबई से, नितिन भोपाल से। सबसे पहले अभिषेक आप ही के पास आते हुए, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बजट पेश होगा, ऐसे में नजर ये रहेगी कि जो अपनी वित्त राजधानी है वहां पर क्या असर होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि शेयर बाजार में उसके बाद क्या कुछ हलचल होगी। अभिषेक। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल हर किसी का इस पे बड़ा इंतजार होता है। इस वक्त मैं उसी बीएससी के बाहर मौजूद हूं जहां पर पूरे देश भर की नजरें होती है कि कहां से शेयर मार्केट कितना उछाल मारेगा, कितना गिरावट आएगी। मैं अब देखिए कि यहां पर शेयर मार्केट की यहां पर शुरुआत हो चुकी है, और शुरुआत के पहले यहां पर कल जो शेयर मार्केट करीब 750 पॉइंट नीचे बंद हुआ था, लेकिन आज माफ कीजिएगा ऊपर बंद हुआ था, लेकिन आज लग रहा था जब शेयर मार्केट खुलेगा तो कुछ यहां पर कुछ उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन अभी उछाल देखने को उतना नहीं मिल रहा है। यहां पर अब लोगों की उम्मीद इस बात का है कि जब 11 बजे वित्त मंत्री बजट पढ़ना शुरू करेंगे उस वक्त हो सकता है उसके बाद से शेयर मार्केट और तेजी आ सकती है। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए बड़े शेयर मार्केट के बहुत एक्सपर्ट हैं, एपी शुक्ला साहब मौजूद हैं, एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से शेयर मार्केट, कल की बात करो आज में क्या अंतर है, कल कितने में बंद हुआ था और आज क्या असर देख रहे हैं? देखिए, कल तो प्रधानमंत्री ने नेशन को जो एड्रेस किया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा किया है उनके कार्यकाल में कि बजट से पहले उन्होंने देश को एड्रेस किया और ये इंडिकेशन दिया कि ये बजट मेरे हिसाब से ऐतिहासिक होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने जैसे मेंशन किया कि ये बजट में युवाओं का ध्यान रखा जाएगा, किसानों का ध्यान रखा जाएगा, जो हमारे ये है इंडस्ट्री है, टैक्स में लोगों को कुछ रियायती मिलेंगी, और देश की इकोनॉमी को कैसे 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की लोग और ले जाएं, और हमारा ग्रोथ कैसे ज्यादा बढ़े, हाउसिंग फॉर ऑल जो उनकी महत्वाकांक्षी बड़ी परियोजना है उसमें कैसे हो। तो ऐसे कई चीजों का उन्होंने जो मेंशन किया है, उससे ये लग रहा है कि इस बार बजट में कैसे इंडस्ट्री को रफ्तार दिया जाए और लोगों की जेब में कैसे ज्यादा पैसे डाले जाएं, जिससे इकोनॉमी चल पड़े के बजाय दौड़ पड़े। उसका अभिषेक आते हैं आपके पास, क्योंकि देखिए आज शेयर मार्केट भी ओपन है और ऐसे में कितना उतार चढ़ाव बना रहेगा, आज का दिन कितना खास होगा शेयर मार्केट के लिए, इस पर भी निगाहें बनी रहेंगी। फिलहाल लगातार बजट को लेकर हम ये कवरेज दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना 8वां बजट पेश करेंगी, और इस बजट से किस सेक्टर को कितनी राहत मिलती है, जो उम्मीदें हैं, क्या उन उम्मीदों पर आज का बजट होगा, हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।